बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आज हमारा पहला लेक्चर होगा और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। ये सेकेंड ईयर की फिजिक्स है, फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर के सब टॉपिक्स ये रहे। व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा? व्हाट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम? What is band spectrum? What is line spectrum? स्टूडेंट्स, 20वीं सदी के इब्तिदा में फ़िज़िक्स की एक नई ब्रांच का आगाज़ हुआ जिसे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रा कहते हैं, जिसकी मदद से हमें एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिली, यानी हम एटम के अंदर झांकने के काबिल हो गए। आज हम ये सब जानते हैं कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगा रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, डिफरेंट लेवल के अंदर। तो ये सब किस वजह से मुमकिन हुआ? हालांकि एक पेन डॉट जो होता है, छोटा सा पेन डॉट जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इस पेन डॉट के अंदर लाखों करोड़ों एटम्स हो सकते हैं और एक एटम को हम आँख से तो कुजा हम एक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। और फिर एटम ज़ाते खुद एक ठोस है, उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से हम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारा किसकी वजह से मुमकिन हुआ? ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की स्टडी की वजह से मुमकिन हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जितना भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ऑथेंटिक नॉलेज है कि किस तरह से न्यूक्लियस है और उसके गिर्द डिफरेंट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन एक शेल से दूसरे शेल में और वापस पहले शेल में आना, और सब ऑर्बिटल्स एक ही शेल के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्ट करना। तो ये सारी बातें जो हमें मिली हैं, इनका क्लू हमें कहाँ से मिलता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम की स्टडी से हमें क्लू मिलता है। तो इस चैप्टर में हम यही स्टडी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के हमारे मेन टॉपिक्स जो होंगे वो होंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्सरेज की प्रोडक्शन और उनके इस्तेमालात, और लेज़र का प्रिंसिपल, इसकी प्रोडक्शन और इसके प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट इसके जो यूजेज जो हैं मेडिकल साइंस के अंदर, इसका हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 19 है टोटल। हमने इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करना है और ये सारे रिलेटेड किस एटॉमिक स्पेक्ट्रा के साथ रिलेटेड हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रम की जमा स्पेक्ट्रा है। तो स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आप इस तस्वीर को देखें तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये सनलाइट है। सनलाइट को अगर हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हमें ये एक बैंड ऑफ कलर्स मिलता है। इसमें हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। हालांकि एज ए होल हमें खालिस सिर्फ अपनी आँख से जो सूरज की रोशनी है वो वाइट ही दिखती है, येल्विश टाइप सी दिखती है, लेकिन जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो कलर जो है स्प्लिट हो जाते हैं। डिफरेंट लाइंस हमें नज़र आती हैं कलर्स की, ये आपस में डाइफ्यूज़ हुई होती हैं। तो इन कलर्स का जो कम्बिनेशन है, ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ हैं। बेसिकली एवरी कलर कोरिस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। तो ये देखें, रेड से स्टार्ट होता है और ये अल्ट्रा वायलेट की तरफ या वायलेट की तरफ मूव करता है। तो फ्रिक्वेंसीज़ यहाँ से बढ़ती जाती हैं। हर आने जो इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी के साथ जो है ना, उसकी यहाँ पे जगह बदलती जाती है। तो इस तरह आपको एक बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज मिल जाता है। इस बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी को बेसिकली स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो असल में क्या चीज़ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का फ्रिक्वेंसी की बेस के ऊपर आपको इस तरह का मिल जाना, एक पट्टी की सूरत में मिल जाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये तो विजिबल लाइट है, तो आपको ये दिख रहा है। तो ये स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम को हम वीयू स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। अदरवाइज़ इसमें
स्पेक्ट्रम में ऐसी फ्रिक्वेंसीज भी हो सकती हैं कि जो आपकी जो है देखने की इस्तिताहत से बाहर हैं, जिसको इंसानी आंख नहीं देख सकती। जिस तरह के जो जो इससे ऊपर वाला जो स्पेक्ट्रम है ये आपको नज़र नहीं आएगा, अल्ट्रावायलेट से ऊपर आप नहीं देख सकते। इसी तरह इंफ्रारेड है, इससे आप नीचे नहीं देख सकते। तो अल्ट्रावायलेट से ऊपर जो हैं एक्स रेज एग्जिस्ट करती हैं, अल्ट्रावायलेट से ऊपर एक्स रेज एग्जिस्ट करती हैं। एक्स रेज का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, ये आपको कभी भी दिखेगा नहीं। और इसके ऊपर गामा रेज हैं, तो गामा रेजेस आपको ये भी नहीं दिखेंगी, ठीक है ना। इस तरह इंफ्रारेड जो हैं ये भी आपको नहीं दिखेंगी। बट these spectrum exist but we cannot see these spectrums। स्टूडेंट्स, किसी भी एटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है इसका आपको अच्छी तरह से पता है कि अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, डिफरेंट शेल्स के अंदर मूव कर रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हम लेते हैं, अगर ये एनर्जी गेन कर लेता है तो एनर्जी गेन करने के बाद ये अपना जो ऑर्बिट है, अपना शेल जो है, इसको छोड़कर बाहर चला जाता है, दूसरे शेल में चला जाता है, नेक्स्ट शेल में चला जाता है। लेकिन इसके अंदर इसकी लाइफ कोई ज़्यादा नहीं होती, ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। जब ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, यानी अपने इस ऑर्बिट के अंदर है, तो इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर जाता है तो इसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को भी आप एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, और इस सूरत में इस एटम को भी एक्साइटेड एटम कह सकते हैं। तो ये एक्साइटेड स्टेट होती है, हायर एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, एनर्जी रिलीज़ करेगा। पहले इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, ये ऊपर चला गया। अब ये जब वापस अपने शेल के अंदर आता है तो ये एनर्जी रिलीज़ करता है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब जो करता है ये हीट की फॉर्म में कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कर सकता है, लेकिन ये एनर्जी जब रिलीज़ करेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ही रिलीज़ करेगा। ठीक है जी। तो इसलिए हम किसी भी एटम को या एलिमेंट को, किसी मटेरियल को अगर हम उससे एनर्जी रिलीज़ करवाना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसका स्टडी करना चाहते हैं, तो हम उसको एक्साइट करेंगे दो तरीक़ों से। या उसको हम हीटअप करेंगे, इतना हीटअप करेंगे कि वो रोशनी देना शुरू कर दे, यानी उससे लाइट निकलना शुरू कर दे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज़ होना शुरू हो जाए। या उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो फिर भी उसके एटम्स जो हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएंगी और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से निकलना शुरू हो जाएंगी। इस तस्वीर में आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, और इसको एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए हम दो सोर्स यूज़ करते हैं। या उसको हम हीटअप करते हैं या हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये एनर्जी गेन कर लेता है। एनर्जी गेन करने के बाद ये बाहर आ जाएगा किसी भी बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर, इधर आ जाएगा, इधर या इधर। बट ये वापस यहाँ पे जब जंप करेगा, इस सूरत में यहाँ पे जंप करेगा तो ये एक फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिलीज़ करेगा। अगर यहाँ से जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर तो ये एक और रेडिएशन, एक और फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रिलीज़ करेगा। इसी तरह अगर ये इस ऑर्बिट से वापस पहले ऑर्बिट के अंदर आता है तो ये कोई उससे भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ से रिलीज़ करेगा। तो एक एटम को अगर हम किसी भी एलिमेंट को या मटेरियल को एक्साइटेड स्टेट में ले आते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, तो उससे जो एनर्जी हमें मिलती है, उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलती हैं, उसको अगर हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हमें उसके डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, डिफरेंट बैंड्स मिलते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट लाइंस मिलती हैं। दीज लाइंस को रिस्पॉन्ड कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से जंप करके कहाँ जा रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी हमें उसके इनर ट्रांजिशन के बारे में काफ़ी डिटेल बता रही होती है। स्टूडेंट्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको हम ये वाला जो पार्ट है इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब हम इसको प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हमें इस तरह की ये पट्टी मिल जाती है। इस तरह की हमें डिफरेंट लाइंस मिलती हैं, ये लाइन से। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, ये
इतने इम्पॉर्टेंट है, ये स्पेक्ट्रम जो है इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सब, हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है दूसरे एलिमेंट्स पे। तो हम स्पेक्ट्रम की मदद से ये आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा है। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल इसी तरह ये जिस तरह हम किसी भी इंसान के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उन फिंगरप्रिंट्स को हम किस बंदे की आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी दो बंदों का फिंगरप्रिंट्स जो है 100% मैच नहीं करते, डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए हम इसको आईडी के तौर पर यूज़ करते हैं, पर्सनल आईडी के तौर पर। ठीक है जी। तो इसी तरह जो ये जो स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी एलिमेंट्स के लिए फिंगरप्रिंट्स का काम करता है। यानी एक एलिमेंट का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है दूसरे एलिमेंट से 100% कभी भी मैच नहीं करता। तो आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। तो किसी भी दूसरे एलिमेंट का स्पेक्ट्रम इस तरह से नहीं होगा कि यहाँ पे आपको रेड लाइन नज़र आ रही हो, ये यहाँ पे इस तरह की ये लाइन हो, ये ब्लूइश लाइंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये स्पेक्ट्रम जो है पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ये हाइड्रोजन का ही हो सकता है। तो आपके पास एक अननोन एलिमेंट हो तो उस अननोन एलिमेंट को आपने सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में लाना है, उससे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरना है, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें या उसको हीटअप करें, जैसे उससे एनर्जी रिलीज़ होती है उसको स्पेक्ट्रम में से गुजारें और स्पेक्ट्रम का मुशाहिदा करें और आप कंपेयर करें डेटाबेस के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट कौन सा है। तो एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं स्पेक्ट्रम। ये दूसरी तस्वीर में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपको पूरा पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है और हर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के जो ये सिंबल है, ये हर एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है। ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हीलियम, ये लिथियम है, ये मैग्नीशियम है, बेरिलियम मैग्नीशियम। तो उनके साथ जो है आपको ये बॉक्स के अंदर जो नज़र आ रही है स्पेक्ट्रम्स दिए हुए हैं। हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम दूसरे से डिफरेंट है, तो ये हर एक एलिमेंट के फिंगरप्रिंट्स हैं। किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम की स्टडी करने के लिए हम उसको डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरते हैं, उसके वेपर्स को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरते हैं। और एक तरीका ये है कि हम उसको यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब को यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करें। जब वोल्टेज प्रोवाइड करें तो यहाँ पे एक ग्लो बनता है, ठीक है जी। तो ये जो ग्लो बनता है, ये लाइट जो एमिट होती है, यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी के, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के फोटॉन्स यहाँ पे रिलीज़ होते हैं और इस एनर्जी को, इस जो बीम ऑफ लाइट है, इसको हम फिर प्रिज्म के ऊपर डालते हैं, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है और डिस्चार्ज ट्यूब से निकलने वाली जो रोशनी है इसको हम प्रिज्म में से गुजारते हैं और प्रिज्म से गुजरने के बाद आपको यहाँ पे एक बैंड ऑफ कलर मिलता है, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये वाला स्पेक्ट्रम। इसकी हम फिर स्टडी करते हैं। दो मकसद हैं, या तो हम इससे किसी भी एलिमेंट की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, उसका इंटरनल ट्रांजिशंस हैं, उसके बारे में आइडिया लगाते हैं, या फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि एलिमेंट है कौन सा। तो इन सिंपल वर्ड्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी फिज़िक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रोडक्शन, किसी भी एटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रोडक्शन, इंटरेक्शन, या मेजरमेंट हम कर रहे होते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एटम से या तो इंटरेक्ट करवा रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम इंसिडेंट करवाते हैं किसी एटम के ऊपर, फिर हम उसकी स्टडी करते हैं, या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी एटम से प्रोड्यूस करवाते हैं, एलिमेंट से प्रोड्यूस करवाते हैं, या फिर किसी भी एटम से रिलीज़ होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं कि ये कौन सी हैं, वेवलेंथ क्या है, इंटेंसिटी क्या है, बला बला बला। तो ये सारा काम हम किस में करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। इन वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रोडक्शन, measurement and interaction of electromagnetic radiations emitted or absorbed by atom is called spectroscopy। या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं
सिंपल वर्ड्स में, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड बाय एटम्स। स्टूडेंट्स, अभी तक आपको ये पता चल गया कि एटम एनर्जी क्यों रिलीज़ करता है, उसको एक्साइटेड स्टेट में हम किन तरीक़ों से लेकर आ सकते हैं, और जो एनर्जी उसकी रिलीज़ होती है उसको हम स्पेक्ट्रम की सूरत में ऑब्ज़र्व करते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम का आपको पता चल गया। और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है उसमें हम क्या करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेक्ट्रम की या स्पेक्ट्रोस्कोपी की इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी आप लोगों को पता चल गई। अभी हम ये आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम हम किसी भी एलिमेंट से दो तरीक़ों से ले सकते हैं। या तो हम उससे एनर्जी इमिट करवाएं, यानी हम उसको एक्साइट करें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये डिस्चार्ज ट्यूब हो, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम पोटेंशियल अप्लाई कर दें, यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर दें, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो उसके वेपर्स, किसी भी एलिमेंट के वेपर्स हमने लो प्रेशर के ऊपर भरे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो इससे लाइट रिलीज़ होती है उसको हम प्रिज्म में से गुजारते हैं थ्रू, पहले ये स्लिट से पास करता है और फिर ये प्रिज्म में से गुजरने के बाद डिस्पर्जन होती है, और डिस्पर्जन से हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिल जाता है स्टडी के लिए, ठीक है। इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, यानी एटम्स यहाँ से एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक और तरह का स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भर देते हैं वेपर्स किसी भी एलिमेंट का जिसकी स्टडी करनी होती है, और यहाँ उसके सामने स्लिट भी रख देंगे, अगेन वही काम, और इस स्लिट से जो एनर्जी गुजरेगी तो आगे प्रिज्म होगा, और प्रिज्म में से डिस्पर्जन के बाद हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। बट ये एनर्जी कहाँ से आएगी, जब हम इसको वोल्टेज नहीं देंगे तो वोल्टेज के बगैर यहाँ से एटम एनर्जी रिलीज़ कैसे करेंगे। तो ये एटम जो हैं, ये वाले एटम एनर्जी रिलीज़ नहीं करेंगे बल्कि ये एब्जॉर्ब करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक वाइट लाइट का सोर्स यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो वाइट लाइट जो है इस डिस्चार्ज ट्यूब में से गुजरती है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एटम्स हैं इस लाइट के जो अंदर जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ हैं उसमें कई फ्रिक्वेंसीज़ को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। जो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब हो जाती हैं उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे ब्लैक लाइंस मिलती हैं, और जो एब्जॉर्ब नहीं होती उनकी जगह ब्राइट लाइंस मिलती हैं। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोनों तरह के स्पेक्ट्रम जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि इनको ये एज ए फिंगरप्रिंट्स दोनों को यूज़ किया जा सकता है, एमिशन स्पेक्ट्रम को भी और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी। स्टूडेंट्स, उसके बाद एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऐसा स्पेक्ट्रम कि जिसमें डिफरेंट जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनमें आपको बाउंड्रीज नज़र ना आए, कलर्स एक दूसरे के अंदर डाइफ्यूज़ हुए आपको मिलते हैं। तो ये आप ये देखें कि ये डार्क है, उसके बाद ये रेड कलर स्टार्ट हो जाता है, और रेड कलर और येलो कलर में आपको कोई बाउंड्री नहीं मिलती कि आप ये लाइन मार्क नहीं कर सकते कि यहाँ पे रेड कलर ख़त्म हो गया और यहाँ से येलो स्टार्ट हो गया। और इसी तरह येलो और ग्रीन आपस में डाइफ्यूज़ हैं, ग्रीन और ब्लू आपस में डाइफ्यूज़ हैं, और इस तरह फिर वायलेट जो है और ब्लू आपस में डाइफ्यूज़ हैं। तो डिफरेंट कलर्स आपस में डाइफ्यूज़ड हैं। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। डेफिनेशन इसकी इस तरह से लिख सकते हैं, स्पेक्ट्रम हैविंग नो अपरेंट ब्रेक्स और गैप्स थ्रू आउट इट्स वेवलेंथ रेंज। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको कहाँ से मिलता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीटअप करते हैं तो हीटअप करने के बाद वो ग्लो बनता है उसका, और उसको अगर आप प्रिज्म में से गुजारते हैं तो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। जिस तरह के ये आपको नज़र आ रहा है, रेनबो के जो कलर्स होते हैं वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि रेनबो का जो स्पेक्ट्रम है कहाँ से आ रहा है, सनलाइट से। तो सनलाइट जो है वो सूरज जो है वो एक आग का गोला है, वो उसका जो स्पेक्ट्रम है किस तरह से बन रहा है, वो एक तरह की ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आ रहा है, यानी वो टेम्परेचर की वजह से उसने एनर्जी रिलीज़ की है। तो किसी टेम्परेचर के राइज होने की वजह से, हीट अप करने की वजह से एटम जो एनर्जी रिलीज़ करता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। स्टूडेंट्स, दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रम। अब बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बरक्स आपको कुछ कलर
आपको नज़र आते हैं, बैंड नज़र आता है। ये लाइंस बेसिकली लाइंस होती हैं डिफरेंट कलर्स की, और आपस में इतनी क्लोज्ड होती हैं कि पूरा आपको बैंड दिखता है। ये पूरा आपको बैंड्स ऑफ कलर दिख रहा है। उसके बाद जो है डार्क लाइन होगी और नेक्स्ट बैंड होगा, फिर डार्क लाइन, नेक्स्ट बैंड, डार्क लाइन और डार्क लाइन, और फिर नेक्स्ट बैंड ऑफ कलर्स, और फिर इस तरह आपको ये दिखता है। बैंड स्पेक्ट्रम में आपको लाइंस के बजाय आपको क्या मिलता है कि बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज नज़र आ रही होती हैं। बेसिकली ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं, आपस में ये भी सेपरेटेड है, बट ये आपस में इतने क्लोज हैं कि ये आपको पूरा एक बैंड नज़र आ रहा होता है। तो बैंड स्पेक्ट्रम कहाँ से आपको मिलता है? जब आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मॉलिक्यूलर गैस भर दें, जिस तरह के नाइट्रोजन है N2, CO2, या इस तरह की कोई भी मॉलिक्यूलर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम के बजाय यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अगर भर दें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और देन इसको फिर आप अगर एक्साइट करें विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्टेजेस, तो इसको यहाँ से आप गुजारेंगे प्रिज्म में से, स्लिट में से गुजरने के बाद, तो डिस्पर्जन के बाद जो आपको मिलेगा वो बैंड स्पेक्ट्रम होगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होगा, बैंड स्पेक्ट्रम होगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहाँ से मिलता है? आपको याद रखना है कि अगर हम इसको हीटअप करते हैं, हीटअप करने के बाद जो लाइट निकलती है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होती है। और बैंड स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर हम एटम्स के बजाय मॉलिक्यूल भर दें, यानी वेपर जो हों वो किस पर मुश्तमिल हो? मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल हो, तो फिर उसके बाद जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा वो बैंड स्पेक्ट्रम होगा। तो यूँ लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ लाइंस सो क्लोजली स्पेस्ड दैट ईच ग्रुप अपीयर्स टू बी ए बैंड, कि ये लाइंस हैं डिफरेंट कलर्स की, यानी ये जो रेड जो है उसकी भी फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे चेंज हो रही हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, येलो की तरफ मूव करता जा रहा है, बट ये लाइंस जो हैं एक दूसरे कितने क्लोज हैं कि एक बैंड नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन स्पेक्ट्रम है N2, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होता है, बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होता है। बैंड स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय मॉलिक्यूल्स रेडिएटिंग देयर रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जीज आर बोथ। तो इस तरह से आपको बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है। नेक्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम आपको बिल्कुल इस तरह नज़र आएगा जिस तरह की एक ब्लैक पट्टी हो, और ब्लैक पट्टी के ऊपर, ब्लैक कलर के ऊपर आपको डिफरेंट कलर्स की लाइनें, शार्प लाइंस नज़र आ जाएँ। तो ये शार्प लाइंस जो हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से ये कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम कैसे आप लेते हैं? किसी भी एलिमेंट को अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भर देते हैं कि इस तरह के इसके अंदर एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स ना हो, यानी उस एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स नहीं होने चाहिए, यानी नाइट्रोजन है तो N2 की फॉर्म में ना हो, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना हो, बल्कि एटॉमिक फॉर्म में हो, और इसके अलावा कोई भी एटम हो एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इसको एक्साइट करते हैं, इससे एनर्जी रिलीज़ होती है और उसको प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो आपको बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है, सॉरी लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम को हम यूज़ करते हैं एज ए फिंगरप्रिंट, फॉर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन में हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम को यूज़ नहीं करते, बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं? ए स्पेक्ट्रम रिलीज बाय एटम्स इज़ नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम बिकॉज द रेडिएशन एमिटेड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ शार्प लाइंस। तो ये है लाइन स्पेक्ट्रम। 3 तरह के स्पेक्ट्रम आपने पढ़े, बैंड स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, और किस तरह से ये स्पेक्ट्रम आपको मिलते हैं ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट में फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।